आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 4.11 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वैसे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा नाम है PMMCG यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका यूज क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड as a current detector or for measuring the value of current as a emitter or to detect the value of voltage as voltmeter। यानी कि गैल्वेनोमीटर के बेसिकली दो यूज हैं। एक तो सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमने व्हिटस्टन ब्रिज में देखा था, हमने पोटेंशियोमीटर में देखा था, उसमें हम गैल्वेनोमीटर को सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। और दूसरा इसका यूज है करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। मीन्स गैल्वेनोमीटर में से ही करंट मेजरिंग मीटर यानी कि ए मीटर बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर में से ही वोल्टेज मेजरिंग मीटर यानी कि वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का यूज हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जरा इसे देखिए। देखिए यहाँ पे ये है दो कॉन्केव टाइप के परमानेंट मैग्नेट। आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है, कॉन्केव है ये। और इसके बीच में एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉफ्ट आयन का सिलेंडर। ये जो सॉफ्ट आयन कोर लिखा हुआ है वो दरअसल एक सॉफ्ट आयन का सॉलिड सिलेंडर है। इसका पर्पस क्या है मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखिए, अगर हम यहाँ पे फ्लैट नॉर्थ और साउथ पोल रखते, बार मैग्नेट जैसे अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल रखते तो क्या होता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि हमने इसमें बीच में सॉफ्ट आयन रखा हुआ है और वो भी सिलिंड्रिकल शेप में रखा हुआ है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले इस सिलेंडर में जा रही है और फिर सिलेंडर में से साउथ में जा रही है। ऐसे आप देख पा रहे हो कि यहां से नॉर्थ में पहले सिलेंडर में जाएगी और फिर सिलेंडर से साउथ में जाएगी, ऑलराइट, सीधी नहीं जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढती है। तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता ये नहीं हुआ ना, नॉर्थ से सीधा साउथ में जाना शॉर्टेस्ट नहीं हुआ। दरअसल होगा क्या कि ये नॉर्थ से साउथ में यहाँ पे जाएगी। देखिए, जब आप ये सिलेंडर इसमें बीच में रख देते हो तो ये जो साइड है ना पूरी साउथ बन जाएगी और ये जो साइड है पूरी नॉर्थ बन जाएगी, समझ रहे हो आप। तो इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है और फिर यहां भी नॉर्थ है तो नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है। तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है। इसको कहते हैं रेडियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज यूज होती है वो है ये कॉइल और इसके साथ जुड़ी हुई ये स्प्रिंग। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग देख रहे हो वो स्प्रिंग, और इस कॉइल के साथ ही एक पॉइंटर भी जुड़ा हुआ होता है जो कि इस फिगर में दिखाया नहीं है। ये फिगर दरअसल टेक्स्ट बुक की ही फिगर है। ये पॉइंटर दरअसल इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये पॉइंटर स्केल के ऊपर घूम सकता है। कैसे घूमेगा? देखिए, ये जो कॉइल है ना ये यहाँ पे पाइवेटेड होती है, यानी कि यहाँ पे इसकी एक्सिस होती है। तो इस वजह से ये कॉइल ऐसे घूम सकती है, ऐसे इस तरह से कॉइल घूम सकती है। तो उसके साथ ही साथ पॉइंटर ऐसे घूमेगा, ऑलराइट। और जब कॉइल घूमती है तब ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ना उसमें ट्विस्ट चढ़ता है। तो उस ट्विस्ट की वजह से वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है, दरअसल रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ऐसा कहूंगा मैं। तो इस रिस्टोरिंग टॉर्क से ये कॉइल वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करती है, तो ये पॉइंटर भी अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। मैं इसको जरा बेटर वे में एक अलग फिगर से आपको समझाता हूं। देखिए, ये फिगर आराम से समझ में आ जाएगी। ये 3D पिक्चर है, देखिए यहाँ पे ये हो गया परमानेंट नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। आप देख पा रहे हो कि दोनों कॉन्केव है और इसके बीच में ये रखा हुआ है सॉफ्ट आयन का सिलेंडर, ऑलराइट। और ये देखिए ये है कॉइल। देखिए, ये कॉइल जो है वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर बनाई जाती है और बिल्कुल फाइन वायर, एकदम पतले वायर से बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत ही सारे टर्न्स होते हैं, क्योंकि
वायर एकदम फाइन होता है, पतला होता है, इसलिए आप उसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स बना सकते हो। और ये सारे जो टर्न्स हैं, मीन्स के इसमें जो वायर यूज होता है, ये वायर कॉपर का एनिमल्ड वायर होता है, यानी कि कॉपर का इंसुलेटिंग वायर होता है। और ये कॉइल जिस फ्रेम के ऊपर वाइंड की होती है, उस फ्रेम के साथ इस सिलेंडर के आसपास रोटेट हो सकती है, ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे पाइवट बनाई जाती है, ये एक्सिस यानी कि इसकी पाइवट बनाई जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पाइवट है। देखिए इस लेफ्ट पिक्चर में यहाँ पे सिर्फ एक डॉट दिख रहा है, वो है पाइवट, क्योंकि जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको पाइवट एक डॉट के फॉर्म में दिखेगी। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पाइवट। ऑलराइट, एक पाइवट पीछे की ओर है और एक यहाँ पे आगे की ओर है। और इस पाइवट के सपोर्ट से ये कॉइल जो है इस सिलेंडर के आसपास और इस कॉन्केव मैग्नेट के अंदर ऐसे घूम सकती है। ऑलराइट, दूसरा, इस पाइवट के साथ यहाँ पे ये स्पाइरल स्प्रिंग लगाई जाती है। देखिए दोनों साइड स्पाइरल स्प्रिंग लगाई जाती है। और इस स्पाइरल स्प्रिंग का काम क्या है कि जब ये कॉइल ऐसे घूमे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में ट्विस्ट चढ़ेगा, तो ट्विस्ट चढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ये जो स्प्रिंग है इस कॉइल को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लाने की कोशिश करेगी। अगर ये कॉइल इस तरफ रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो भी स्पाइरल स्प्रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट चढ़ेगा और वो उसे रिस्टोरिंग फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगी, तो वापस वो कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। अच्छा, इसी के साथ इस कॉइल के साथ ही ये एक पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है। आप देख पा रहे हो कि ये कॉइल का पाइवट है और पाइवट के साथ ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि कॉइल जब क्लॉकवाइज घूमती है तो ये पॉइंटर यहाँ पे क्लॉकवाइज जाता है, कॉइल जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज डायल के ऊपर जाता है। ये डायल या फिर ये स्केल, इसको कह सकते हैं डायल या फिर स्केल। राइट, और एक और बात, देखिए इस कॉइल को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ना, उसी का यूज किया जाता है। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे दो टर्मिनल बाहर निकाले जाते हैं इसमें, और इसमें से ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है इसी में से करंट पास होके इस कॉइल में जाता है और फिर कॉइल में करंट ऐसे पूरा रोटेट होता है और यहाँ से इस स्पाइरल स्प्रिंग से करंट वापस बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया दूसरा टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। दरअसल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें ये जो कॉइल है ना वो मूव होती है, इसलिए इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। इसका एक और बेटर पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि इसका स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पूरा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये पूरा आयन कोर सिलेंडर है, ठीक है। ये पूरा एक सिलेंडर है जो कि सॉफ्ट आयन से बनता है और इसके ऊपर ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि वायर्स वाइंड किए हुए हैं और ये कॉइल हो गई, ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल। और ये कॉइल जो है वो ऐसे मूव हो सकती है, यहाँ पे इस तरह से ये मूव हो पाती है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये पॉइंटर। ऑलराइट, और इसी की एक्सिस के साथ यानी कि इसके पाइवट के साथ ये आप देख पा रहे हो कि एक स्पाइरल स्प्रिंग जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये जो येलो लाइंस दिखाई हुई है वो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इसमें से करंट पास होगा तो इस कॉइल को टॉर्क लगेगा, क्योंकि आप आगे पढ़ चुके हो कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी जाती है तो उसे टॉर्क लगता है। तो इसी तरह से यहाँ भी टॉर्क लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो उसकी वजह से टॉर्क में एक फर्क है, इसके बारे में हम बाद में इक्वेशन से बात करेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि जब इस कॉइल में से करंट पास होगा तो इस कॉइल को टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने की वजह से ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। और उसी के साथ ये पॉइंटर भी रोटेट होगा, ये पॉइंटर इस तरफ या फिर इस तरफ जाएगा। और जैसे ही पॉइंटर या कॉइल ऐसे रोटेट होती है तो इस स्पाइरल स्प्रिंग में ट्विस्ट चढ़ता है और वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि जिस तरफ आपने मैग्नेटिक टॉर्क लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग टॉर्क अप्लाई करती है और
कॉइल को और इस पॉइंटर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर पूरा काम करता है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसका पूरा इक्वेशनल पार्ट। देखिए, इसके लिए हम इस फिगर को यूज करेंगे। ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों ही कॉनकेव है, और बीच में ये आ गया सिलिंड्रिकल आयन का, सॉफ्ट आयन का कोर, और ये है इसके ऊपर वाइंड की हुई कॉइल। ऑलराइट, ये रेड कलर से जो दिखाई है वो वाइंड की हुई कॉइल है, और इस कॉइल के दो टर्मिनल्स यहाँ पे दिखाए। वैसे ये टर्मिनल्स यहाँ से नहीं आते, ये स्प्रिंग में से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे अलग से दिखाए हुए हैं। और ये हो गया ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है वो यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये है पॉइंटर जो कि कॉइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी तो पॉइंटर भी इस तरफ जाएगा। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई कॉइल को रखा है तो उससे जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क होता है NIAB sin थीटा। इसमें ये है टॉर्क टो, और N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, I यानी कि कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है वो, और A यानी कि कॉइल का एरिया, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा जो है यहाँ पे वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर के बीच का एंगल है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक हमें जो फैसिलिटी मिल रही है वो क्या है समझिए। देखिए, ये कॉइल है, ठीक है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे आएगा इस तरफ, इस पॉइंटर की डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, ये कॉइल है और इस कॉइल को आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो इस कॉइल के परपेंडिकुलर यानी कि इस पॉइंटर की डायरेक्शन में आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए इस तरफ है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, मैं यहाँ पे जस्ट रफली ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा, तो ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90। बट यहाँ पे बात पूरी नहीं हो जाती। अगर ये कॉइल ऐसे घूमती है, माना कि क्लॉकवाइज घूमती है, तो क्या होगा समझिए। देखिए, ये दोनों ही वेक्टर ऐसे रोटेट होंगे, क्योंकि कॉइल घूम रही है तो एरिया वेक्टर तो घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही साथ आप समझिए कि जब कॉइल इस कंडीशन में है, जैसे कि इस कंडीशन में है कॉइल, तो आप देख पा रहे हो कि एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो तब इसका मैग्नेटिक फील्ड ये लागू होगा ना इसके ऊपर। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही है, यानी कि पूरे ही रोटेशन के दौरान, इस कॉइल के पूरे रोटेशन के दौरान हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। किसका? ये जो हमने रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसका। अगर ये रेगुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती है, तो आप समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, और कॉइल घूमती रहेगी तो एरिया वेक्टर उसके साथ एंगल बनाता रहेगा। वही एंगल थीटा यहां पे हमने आगे से लिया हुआ है। बट हमारे इस केस में रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं, that here due to radial uniform magnetic field theta will remain, theta is equal to 90 degree throughout the rotation of the coil। तो अब हम थीटा इज इक्वल टू 90 ले सकते हैं। सो टॉर्क तो विल बी नाउ NIAB sin 90 and so it will become torque toe is equal to NIAB only। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि कॉइल चाहे किसी भी पोजीशन में हो, कॉइल ऐसे दिखाई वैसे हो या फिर इस तरफ हो, जैसे भी हो, आपको टॉर्क का इक्वेशन यही मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हो कि टॉर्क कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है अब, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल रहा ही नहीं।
देखिए नंबर ऑफ टर्न्स तो बदलेंगे नहीं, करंट आप कांस्टेंट दे रहे हो, एरिया कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, रेडियली है लेकिन यूनिफॉर्म है, तो बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर एक जगह पे। तो ये पूरा टॉर्क कांस्टेंट है, यानी कि कॉइल की पोजीशन चाहे जो भी हो, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है वो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। अब इस टॉर्क की वजह से ऑब्वियसली ये कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, राइट, यानी कि ऐसे रोटेट होगी। बट जैसे ही वो रोटेट होती है तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, वो स्प्रिंग ट्विस्ट होती है। अब जैसे ही ट्विस्ट होती है तो ऑब्वियसली वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, यानी कि आपने अगर कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाया है तो स्प्रिंग को ट्विस्ट क्लॉकवाइज मिला, तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगी। ऑलराइट, अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं हम। रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग इज, तो डैश नाम देता हूं, दैट इज के फाई। रिस्टोरिंग टॉर्क इज के फाई। अब यहां पे ये के और फाई क्या है वो जरा समझ लेते हैं। देखिए के यहां पे टॉर्जिनल कांस्टेंट है। टॉर्जिनल कांस्टेंट यानी एक तरह से फोर्स कांस्टेंट, जैसे हम ऑर्डिनरी स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट के लेते हैं, ऐसे यहां पे इस स्पाइरल स्प्रिंग में टॉर्जिनल कांस्टेंट आता है। देखिए टॉर्जिनल कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्जिनल कांस्टेंट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, हम ऐसे कह सकते हैं। इट इज अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग पर यूनिट ट्विस्ट। ऑलराइट, तो ये है टॉर्जिनल कांस्टेंट। अगर टॉर्जिनल कांस्टेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये स्पाइरल स्प्रिंग हार्ड होगी, और अगर टॉर्जिनल कांस्टेंट कम है तो ऑब्वियसली ऐसी स्पाइरल स्प्रिंग सॉफ्ट होगी। और ये जो फाई है वो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल है। कॉइल जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है उसका डिफ्लेक्शन हम फाई से दिखाते हैं यहाँ पे। आप इसे डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर भी कह सकते हो, क्योंकि कॉइल के साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज फाई। तो ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन, तो डैश। अब देखिए हमने बात की कि भाई एक तरफ टॉर्क लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, उससे कॉइल डिफ्लेक्ट होती है और उस डिफ्लेक्शन की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा कि एक जगह पे आके ये दोनों ही टॉर्क सेम हो जाएंगे। अब देख पा रहे हो कि जैसे ही ये टॉर्क लगेगा, ये मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, राइट। अब जैसे डिफ्लेक्शन फाई बढ़ता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता है। तो एक जगह पे ऐसा होगा कि ये दोनों ही टॉर्क यानी कि मैग्नेटिक टॉर्क और ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है दोनों सेम हो जाएंगे। वहां पे जाके कॉइल स्टेडी हो जाएगी, यानी कि वहां पे जाके पॉइंटर भी स्टेडी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यानी कि बैलेंस कंडीशन में हम कह सकते हैं torque tau will be equal to tau dash, and so we can write that NIAB will be equal to K phi। ठीक है, अब यहां से हम phi का अगर इक्वेशन ले ले तो phi will be equal to what, NIAB upon K, or you can also write it like phi is equal to NAB अपॉन के इंटू आई। ये आपको दिखा रहा है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। देखिए यहां पे ये एन, ए, बी और के सब कुछ कांस्टेंट है। एक करंट आप वेरी कर सकते हो, जो करंट आप अप्लाई करते हो वो करंट आप वेरी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि जो डिफ्लेक्शन फाई है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आगे बढ़ेगा। आपको पता है जो पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर, जो डायल है उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से करंट बढ़ने के साथ साथ डिफ्लेक्शन इसमें बढ़ता है। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर करंट की डायरेक्शन आपने अपोजिट ली तो जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी गैलोमीटर के लिए। इसमें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर। देखिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर इज नथिंग बट इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि गैलोमीटर में से यूनिट करंट पास करने से उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर। ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिख पाएंगे phi अपॉन I, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सो phi अपॉन I। तो phi अपॉन I का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है NAB अपॉन K, है ना। आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो phi अपॉन I है यानी कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर, इट इज प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, गैलोमीटर की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर। देखिए गैलोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इसका मतलब आप लिख सकते हो phi अपॉन V, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज phi अपॉन V। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NAB अपॉन K इंटू मल्टीप्लीकेशन I अपॉन V, राइट। अब देखिए I अपॉन V यानी वो तो हो जाता है 1 अपॉन R, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे NAB अपॉन K एंड हियर इट इज इंटू मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन R। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि phi अपॉन V इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन R, सही है। बट एक और चीज, R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैलोमीटर इज अगेन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। आप समझिए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, गैलोमीटर की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, तो ऑब्वियसली गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा ना, कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू N, तो यहां पे phi अपॉन V was proportional to N upon R, but R is proportional to N. That means now you can say that phi upon V is constant. It is constant and it is not proportional to number of turns. तो यहां पे एक बड़ा डिफरेंस मिल रहा है आपको कि गैलोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी थी वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन में, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा कि गैलोमीटर की करंट सेंसिटिविटी वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर that galvanometer can be used as a current detector, means it is very sensitive, so you can use it in as a current detector like in Wheatstone bridge or in potentiometer and so on. If there is a little amount of current present in the circuit, the galvanometer will show some deflection. Galvanometer can also be used to show the direction of current in the circuit, means if the deflection is in right side, that means the current is in one side, and if the deflection is left side, then current is in the opposite direction. One another major use of galvanometer is to measure current, means it can be used as a ammeter, and the another use is to measure voltage, means it can be used as a voltmeter. But here to use galvanometer as an ammeter or a voltmeter, some modifications are required in the galvanometer that we are going to learn here. First we will learn conversion of galvanometer to ammeter, and then we will learn conversion of galvanometer to voltmeter. Here the first question comes in mind is, can't we use the galvanometer directly as an ammeter? The answer is no. Why it is so? See here. The galvanometer cannot
as such be used as an ammeter to measure the value of current in a given circuit. This is due to two reasons. First is galvanometer is very sensitive device. It gives a full scale deflection of a current of the order of just some microampere. See, if you pass just some microampere of current, the galvanometer will show a full scale deflection, means the pointer will reach up to the end. Now the problem is, if you want to measure some milliampere of current or say some ampere of current, then it will show full scale deflection only, means it will be at the end only, so you cannot measure it, right? After some microampere only it will go to the full scale deflection. So for milliampere and ampere also it will be showing full scale deflection, so we cannot exactly measure the current whatever is passing through it. Second is, for measuring currents, the galvanometer has to be connected in series, and as it has large resistance, this will change the value of current in the circuit. See, we have already discussed that to make the galvanometer very sensitive, we should increase the number of turns. Now when you increase the number of turns, what happens? The resistance of the coil in the galvanometer becomes very high. That means the resistance of the whole galvanometer is very high. Now if you want to use this galvanometer as an ammeter, then the first requirement is that this ammeter or say the galvanometer should be connected in series of the circuit. Suppose there is a bulb, and if you want to measure the current passing through the bulb, then obviously you have to put the ammeter or say the galvanometer in series of the bulb. Now when you add this galvanometer in series of the bulb and it is having a large resistance, what happens? That the resistance of the galvanometer is added in the circuit, and so the whole current will be decreased because the total resistance of the circuit has been increased, and so the total current will decrease. So now the galvanometer will measure the decreased current, not the real current which we were expecting to measure in the bulb. So these are the two reasons due to which we cannot use this galvanometer directly as a ammeter. Now to overcome these difficulties, one attaches a small resistance Rs called shunt resistance in parallel with the galvanometer coil, so that most of the current passes through the shunt only. Let me explain you with this figure here. देखिए, ये है galvanometer और ये है इसका रेजिस्टेंस Rg. ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे बाहर बताया हुआ है, ठीक है। अब हमारे जो दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि हम इस गैलोमीटर के पैरेलल एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यानी कि शंट रेजिस्टेंस जोड़ दें। इसे क्या होगा ये समझते हैं। देखिए, जब इस पूरे एमीटर में से आई करंट पास होगा तो इसके दो डिवीजन हो जाएंगे। यहाँ पे जंक्शन पे से एक करंट पास होगा गैलोमीटर में से जिसको हम कह देते हैं आई जी, और एक करंट पास होगा शंट में से, शंट रेजिस्टेंस में से, जिसको हम कह देते हैं आई एस। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शंट है, ये शंट पैरेलल में कनेक्ट किया है, गैलोमीटर के ये पैरेलल में है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम करंट ये शंट में से पास हो जाएगा, ज्यादातर करंट जो है वो शंट में से पास हो जाएगा और बहुत ही कम करंट गैलोमीटर में से पास होगा। ऑलराइट, तो जो हमारा प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम कि गैलोमीटर माइक्रो एम्पियर के करंट में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, तो ये मिली एम्पियर या फिर एम्पियर मेजर करने के लिए यूज नहीं हो सकता, वो यहां पे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अब आई एस जो है इट इज नियरली इक्वल टू आई एंड आई जी जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन आई, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि इस गैलोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो बहुत ही कम होगा। यानी कि अगर ए मीटर में से जो करंट पास हो रहा है आई, वो मिली एम्पियर हो या फिर एम्पियर हो, तो भी आई जी जो है वो बहुत ही कम यानी कि माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का ही रहेगा। इस वजह से इस गैलोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो पहला प्रॉब्लम जो हो रहा था कि गैलोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, वो यहां पे नहीं होगा। और दूसरी बात कि अब यहां पे ये जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है,
वो कितना हो जाएगा समझिए। देखिए ये पूरा अब एमीटर बन गया, राइट। तो एमीटर में एक गैलोमीटर है और एक शंट रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg और शंट का है Rs। तो पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के पैरेलल जितना, यानी कि Rg Rs अपॉन Rg प्लस Rs जितना हो जाएगा, Rg प्लस Rs, राइट। अब यहां पे ये Rs जो है वो बहुत ही छोटा है Rg से, तो यहां पे Rg प्लस Rs यानी कि सिर्फ Rg हो जाएगा। सो Rg Rg दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा Rs। इसका मतलब ये हुआ कि Ra की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली Rs जितनी मिलेगी, बट Rs तो बहुत ही कम लेना है हमें, ऑलमोस्ट जीरो है कि नहीं, इसलिए Ra ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जब आप इस एमीटर को किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हो, जैसे कि हमने आगे बात की थी कि बल्ब की सीरीज में जोड़ते हैं, तो ऐसे में इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट का जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। और तो वही करंट इस एमीटर से पास होगा और आप उसे मेजर कर पाओगे। तो हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम था कि गैलोमीटर जोड़ने से सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाता था और उस वजह से पूरा करंट ही बदल जाता था, वो यहां पे ओवरकम हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि ये जो आई करंट है उसमें से मेजॉरिटी करंट तो शंट में से चला जाता है, बहुत ही छोटा करंट Ig ये गैलोमीटर में से पास होता है। तो गैलोमीटर में से जो करंट दरअसल पास हो रहा है वो तो बाहर का यानी कि सर्किट का करंट है ही नहीं, उससे तो बहुत कम है। तो ये सही मेजरमेंट कैसे देगा? इसका आंसर है कैलिब्रेशन। देखिए जब गैलोमीटर में से इस तरह से एमीटर बनाया जाता है तो उसका जो डायल है ना, उसका जो स्केल है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए पहले इस एमीटर में से 1 एम्पियर का करंट पास किया जाता है, राइट। अब इससे गैलोमीटर का पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट होता है वो जहां पे पहुंचता है वहां पे 1 एम्पियर इंडिकेट कर दिया जाता है स्केल के ऊपर। फिर यहां से 2 एम्पियर करंट पास किया जाता है, तो ऑब्वियसली पॉइंटर थोड़ा आगे जाएगा, तो जहां पे वो जा रहा है वहां पे स्केल के ऊपर 2 एम्पियर, इस तरह से 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर एक्सेट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है स्केल के ऊपर, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एमीटर में से 1 एम्पियर का करंट पास होगा तब गैलोमीटर का पॉइंटर जो है वो 1 एम्पियर जहां पे पॉइंट आउट किया हुआ है वहां पे जाके रुकेगा। यानी आप उसे पढ़ के समझ जाओगे कि चलो 1 एम्पियर करंट है। अगर आप इस एमीटर में से 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हो तो ऑब्वियसली पॉइंटर आगे जाएगा और जहां पे 2 इंडिकेट किया हुआ है वहां पे जाके रुकेगा, तो आप समझ जाओगे कि इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो इस तरह से गैलोमीटर का जो स्केल है उसमें अलग अलग जगह पे ये करंट को पॉइंट आउट किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन। तो इस तरह से गैलोमीटर को कैलिब्रेट करके एक पर्टिकुलर टाइप का एमीटर बनाया जाता है। आप कोई भी एमीटर लोगे तो उसके अंदर आपको दरअसल एक गैलोमीटर और उसके साथ पैरेलल में एक शंट जुड़ा हुआ मिलेगा और उसका जो स्केल है वो उस पर्टिकुलर एमीटर की जो रेंज होगी उस रेंज के लिए कैलिब्रेट किया हुआ मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि गैलोमीटर से वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं। मींस के गैलोमीटर का यूज एज ए वोल्ट मीटर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए गैलोमीटर को सीधा तो आप वोल्ट मीटर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है उसे कंपोनेंट के पैरेलल में जोड़ना होता है। देखिए एमीटर को कंपोनेंट के सीरीज में जोड़ना होता है, अब वोल्टेज मीटर को हमेशा कंपोनेंट के पैरेलल में जोड़ना होता है। यानी कि यहाँ पे हम गैलोमीटर को कंपोनेंट के पैरेलल में जोड़ेंगे तो होगा ये कि कंपोनेंट का रेजिस्टेंस, जैसे कि कंपोनेंट के तौर पे माना कि बल्ब है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में आ जाएंगे। तो ऐसे में पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो पूरी सर्किट का करंट बदल जाएगा, तो जो कंपोनेंट के पैरेलल जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी बदल जाएगा।
यानी कि अब आप इस गैल्वेनोमीटर से जो मेजर करोगे वो तो ओरिजिनल वोल्टेज होगा ही नहीं, वो तो बदला हुआ वोल्टेज होगा, है कि नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर में वापस अलग तरह का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस गिवन सेक्शन ऑफ सर्किट। फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर दिस इट मस्ट बी, यानी कि गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट सेक्शन ऑफ सर्किट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई कंपोनेंट है तो उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो उसके पैरेलल में आपको गैल्वेनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। या फिर सर्किट का कोई एक सेक्शन है और उस सेक्शन का वोल्टेज आपको मेजर करना है, तो उस सेक्शन के पैरेलल में आपको गैल्वेनोमीटर को जोड़ना पड़ेगा। फर्दर इट मस्ट ड्रॉ अ वेरी स्मॉल करंट। ये जो भी गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर आप जोड़ रहे हो पैरेलल में, वो बहुत ही कम करंट ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, पूरा उसका जो वोल्टेज है वो बदल जाएगा, तो जो आप मेजर करोगे वो गलत हो जाएगा, राइट। यहां पे वही लिखा है, फर्दर इट मस्ट ड्रॉ अ वेरी स्मॉल करंट, अदरवाइज द वोल्टेज मेजरमेंट विल डिस्टर्ब द ओरिजिनल सेटअप बाय एन अमाउंट विच इज वेरी लार्ज। जो कंपोनेंट का ओरिजिनल सेटअप है, या फिर कहें कि जो सर्किट का एक पार्ट है उसका जो ओरिजिनल सेटअप है, वो पूरा सेटअप ही बदल जाएगा अगर ये जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो ज्यादा करंट लेने लगे तो। यूजुअली वी लाइक टू कीप द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द मेजरिंग डिवाइस बिलो 1%। यानी कि जो भी मेजरिंग डिवाइस आप उसमें ऐड कर रहे हो उससे पूरे सेटअप में 1% से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। टू एंश्योर दिस, a large resistance R is connected in series with the galvanometer. This arrangement is schematically depicted in the figure. देखिए यहां पे ये है फिगर, अब समझिए, ये है गैल्वेनोमीटर और ये है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर की बात हुई। अब उसमें से जब ये वोल्टमीटर बनाना है तो इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस R जोड़ा जाता है। ये जो है ये R लार्ज रेजिस्टेंस है। याद रखिए कि शंट की जो बात की थी हमने एमीटर में, वो शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है, जबकि यहां पे ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस डाला गया है वोल्टमीटर के केस में, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखा जाता है। तो ये R जो है एक हाई रेजिस्टेंस है, एक लार्ज रेजिस्टेंस है। अब इससे ये जो पूरी डिवाइस बनी उसे कहते हैं वोल्टमीटर। अब समझिए कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। यहां पे देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, let us call it like RV. So RV will be equal to RG plus R, है कि नहीं। बट यहां पे ये जो R की वैल्यू है वो RG से बहुत ज्यादा रखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपको नियरली इक्वल टू R ही मिल जाएगा, है कि नहीं। यानी कि आपको एक लार्ज रेजिस्टेंस मिल रहा है। समझिए, ये पूरे वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज मिल रहा है। अब आप इस वोल्टमीटर को अगर किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि ज्यादातर करंट उस कंपोनेंट में से ही जाएगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें से जाएगा, यानी कि वोल्टमीटर में से जाएगा। तो इससे पूरी सर्किट का जो सेटअप है वो बदलेगा नहीं, उसका रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, या उसका करंट भी बदलेगा नहीं। यानी कि हमें जो चेंजेस चाहिए बिलो 1%, वो बिलो 1% ही रहेगा। तो इस तरह से वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ के उसे बनाया जाता है। आप मार्केट में से कोई भी वोल्टमीटर लोगे तो उसके अंदर दरअसल आपको एक गैल्वेनोमीटर और उसके सीरीज में एक सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ मिलेगा। और इतना ही नहीं, उस गैल्वेनोमीटर का जो डायल होता है, यानी कि उसका जो स्केल होता है, उसका भी यहाँ पे कैलिब्रेशन किया जाता है। जिस तरह से एमीटर में कैलिब्रेशन करना पड़ता है, इस तरह से वोल्टमीटर बनाने के बाद गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि पहले इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं,
तब पॉइंटर जहां पे पहुंचता है वहां पे 1 वोल्ट इंडिकेट कर दिया जाता है। फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं, पॉइंटर जहां पे पहुंचता है वहां पे 2 वोल्ट इंडिकेट किए जाते हैं। इस तरह से पूरे स्केल का कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इस कैलिब्रेशन की वजह से अब ये गैलोमीटर पूरा वोल्ट मीटर बन जाता है और उसके स्केल के ऊपर वोल्टेज ऐसा भी लिख दिया जाता है, राइट। तो ये थी पूरी बात कि कैसे हम गैलोमीटर का कन्वर्जन करें ए मीटर में या फिर गैलोमीटर का कन्वर्जन करें हम वोल्ट मीटर में। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और मैंने इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो हियर विथ अंशुम वल्दानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।